बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ मदीहा अलमास खान। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक निहायत अफसोसनाक और दिल दहला देने वाले सानहे की, जिसने एक बार फिर से इंसानी ज़िंदगी की बेकदरी और इंसानी स्मगलिंग के मकरू धंधे को बेनकाब किया है। मगरबी अफ्रीका से स्पेन जाने वाली एक कश्ती हादसे का शिकार हुई है, जिसके नतीजे में 50 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जिनमें 44 पाकिस्तानी शामिल हैं। ये कश्ती 2 जनवरी को अफ्रीकी मुल्क मोरितानिया से रवाना हुई थी, जिसमें 86 तारिकीन वतन सवार थे। मराकश के हुकाम के मुताबिक हादसे के बाद 36 अफराद को बचा लिया गया है, लेकिन 50 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीम वॉकिंग बॉर्डर्स ने इंकशाफ किया है कि इस हादसे से मुताल्लिक़ हुकाम को पहले ही आगाह कर दिया गया था, लेकिन बदकिस्मती से बरवक्त इक़दामात नहीं किए गए। ये वाक़या सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि अनगिनत अज़ियतनाक कहानियों की नुमाइंदगी करता है। 2024 के दौरान अब तक 10,457 तारकीन वतन स्पेन पहुँचने की कोशिश में अपनी जान गंवा चुके हैं। ज़्यादातर अफराद मगरबी अफ्रीका से ख़तरनाक समंदरी रास्ते इख्तियार करते हैं, जो इन्हें स्पेन के कनरी जज़ायर तक पहुँचाने की कोशिश में ज़िंदगी और मौत की बाजी लगाने पर मजबूर कर देते हैं। वॉकिंग बॉर्डर्स की CEO हेलिना मोल्डो ने एक दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया है कि ये अफराद 13 दिन तक समंदर में अजियत में मुब्तला रहे, लेकिन इन्हें बचाने कोई नहीं आया। ये एक ऐसे निज़ाम की निशानदही करता है जो इंसानी ज़िंदगी की कदर कीमत को नज़रअंदाज करता है और सिर्फ अपने मफादात की परवाह करता है। पाकिस्तानी हुकाम ने इस सानहे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस वाक़े पर सख्त नोटिस लेते हुए मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब की है और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी इस वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम की ज़रूरत पर उन्होंने जोर दिया है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले दिसंबर में यूनान के करीब एक कश्ती के हादसे में भी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी तारिकीन वतन हलाक हो चुके हैं। ये मुसलसल सानहात हमारे निज़ाम में मौजूद खामियों और इंसानी स्मगलिंग के घिनौने धंधे को बेनकाब करते हैं। वज़ीर आज़म ने FIA और दीगर मुतल्लिका इदारों को इंसानी स्मगलिंग की तहक़ीक़ात मुकम्मल करने, सहूलतकारों की निशानदही करने और सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की थी, लेकिन इन इक़दामात के बावजूद इस घनौने कारोबार का तसलसल हमारे लिए एक सवालिया निशान है। ये लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि हज़ारों लोग अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालकर बेहतर मुस्तक़बिल की तलाश में गैर कानूनी रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर हैं। ये सवाल सिर्फ हुकूमती निज़ाम के लिए नहीं, बल्कि मुआशरे के हर फ़र्द के लिए है। हमें न सिर्फ इंसानी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करना होगी, बल्कि इन अवामिल को भी समझना होगा जो लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर करते हैं, और ये हमारे निज़ाम और सिस्टम के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। अभी हम बात कर लेते हैं जी, अहम मौजू है क्रिकेट की बात करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज मुल्तान स्टेडियम में खेला जा रहा है। ये मैच पाकिस्तान के क्रिकेट कैलेंडर का एक अहम लम्हा है, जहां टीम अपनी नई हिकमत अमली और स्पिन पर मबनी प्लान के साथ मैदान में उतरेगी। और आज मुल्तान शहर में शदीद धुंध छाई हुई है। धुंध के बादल छाए हुए हैं और शदीद धुंध होने की वजह से कहा जा रहा है कि मैच ताख़ीर से शुरू होने का खदशा है। मैच का आगाज़ वैसे तो कहा जा रहा था कि 10:30 पर होना था, लेकिन अब ये मैच चूँकि धुंध बहुत ज़्यादा है तो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ताख़ीर से भी शुरू हो सकता है। मुल्तान के गर्म मौसम और नमी से भरपूर पिच के पेश नज़र ग्राउंड स्टाफ ने स्पिन विकेट की तैयारी के लिए गैर मामूली इक़दाम किए हैं। इंडस्ट्रियल साइज़ के पंखे हैं, प्लास्टिक कवर इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि पिच को खुश रखा जा सके, क्योंकि मौसम ऐसा है, और जबकि इजाफी स्पिनर्स पर इन्हिसार करने की हिकमत अमली वाज़े नज़र आती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इस अहम मौके पर नई तवानात के साथ मैदान में कदम रखा है। साइम अयूब की इंजरी के बाद नौजवान बल्लेबाज मोहम्मद हुरैरा को टीम में शामिल किया गया है, जो आज अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। साथ ही टीम के स्पिन बॉलिंग कोच अब्दुर्रहमान ने स्पिनर्स इब्रार अहमद, नौमान अली, साजिद खान के साथ खास प्रैक्टिस की है ताकि मुखालिफ टीम के बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सके। ये टेस्ट मैच दोनों टीमों के लिए एक ज़बरदस्त मौका भी है जो अपनी काबिलियत का मुजाहिरा करे। खासतौर पर अगर स्पिन ट्रैक की हम बात करें तो वहाँ पर जहाँ वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान दोनों की तमनी स्पिनर्स की गिर्द घूमती हमें नज़र आ रही है। तो ओवरऑल इस मैच को लेकर के स्पोर्ट्स तजियाकार के लिए हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं ताबिश मीर, स्पोर्ट्स तजियाकार हैं आप। ताबिश को हम मॉर्निंग शो में वेलकम करते हैं। ताबिश आज का जो मैच है मुल्तान के पिच पर स्पिनर्स के किरदार को किस तरह से देख रहे हैं आप?
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सबसे पहले मदिया, आपने टाइम दिया और मैं इस हवाले से बात करूँगा कि जिस अंदाज़ से हमने देखा कि माज़ी में जो हमारा रिकॉर्ड रहा, हमने इंग्लैंड को यहाँ शिकस्त दी और इंग्लैंड को भी शिकस्त इसलिए दी क्योंकि हमने अपनी जो स्पिन कंडीशंस थी उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। यहाँ तक कि ना सिर्फ मुल्तान में बल्कि हमने पिंडी में भी जो है पिचों को स्पिन सपोर्टिंग पिच बनाकर जो है उसका फ़ायदा उठाया। एक क्रिकेटर है हमारे साथ होते हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो रड़ा पिच है ना, यही पाकिस्तान की असल में हिस्ट्री का जो है हिस्सा लग रही है और पाकिस्तान इस तरह की पिचेस अगर बनाएगा जहां हमारे स्पिनर्स फायदेमंद होंगे तो ही हम मैच जीतेंगे। तो वही बात हुई, वही हिकमत अमली थी। आप काफी टाइम से इन चीजों से दूर थे, आप टेस्ट में रिजल्ट नहीं ला रहे थे, बाबर आजम की कयादत से लेके शान की कयादत तक रिजल्ट्स आ ही नहीं रहे थे और जो बड़ा अलार्मिंग था। लेकिन हाँ, देर आई दुरुस्त आई कि नई हिकमत अमली के साथ जब आप मैदान में उतरे, आपने अपने स्पिनर्स को यूज किया, साजिद खान को इस्तेमाल किया और साजिद खान ने जिस तरह की बॉलिंग का मुजाहरा किया, मुझे समझ में आ गया कि साजिद खान के साथ जो ज्यादती हुई थी उसका उन्होंने जवाब दिया और यही हुआ है। जो साजिद और नोमान को मुसलसल इग्नोर किया जा रहा था, उन्होंने बताया कि उनको इग्नोर जानबूझ के किया जा रहा था क्योंकि वो किसी लॉबी का हिस्सा नहीं थे। आपको हम जानते हैं कि ना तो साजिद की कोई टीम में ऐसी दोस्ती है, या ना तो नोमान की दोस्ती है, ना तो इब्रार की दोस्ती है। इब्रार के वाले साहब से भी मेरी 2023 में मुलाकात हुई थी जब उन्होंने डेब्यू किया था पाकिस्तान के लिए और काफी शानदार डेब्यू किया था। तो उस वक्त भी उनके वाले साहब से यही कहा था कि वो तो बड़े जो है परेशान थे कि आया उन्हें चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जब इब्रार को चांस मिला तो उन्होंने सबको हैरान कर दिया। तो यहाँ तो ये आपको पता है निजाम है पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर कि जिसका जो दोस्त है वही क्रिकेट खेलता रहता है, भले उसकी परफॉर्मेंस हो या ना हो, या लॉबी पर क्रिकेट चलती है या पर्ची पर क्रिकेट चलती है, सिफारिश पर क्रिकेट चलती है। दूसरे लोग कुछ भी बोले लेकिन सिफारशी निजाम ने आपकी क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर दिया है। अच्छा ताबिश, साइम अयूब की गैर मौजूदगी में मोहम्मद हुरैरा से क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं? क्या समझते हैं आप कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे वो? देखिए, मोहम्मद हुरैरा जिनका ताल्लुक सियालकोट से है और इनके चाचू होते हैं शोएब मलिक, और बड़ी शानदार डोमेस्टिक सीजन में उनकी जानिब से परफॉर्मेंस रही है और मैं बड़ा खुश हूँ कि आपको नौजवानों को मौका देना चाहिए। लेकिन इस वक्त पता क्या हो गया पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर, आज से पहले जब हम देखते थे पाकिस्तान की क्रिकेट, जब लेजेंड सारे एक टीम के अंदर मौजूद होते थे, मुदस्सिर नजर हो, कासिम अकरम हो और दीगर बड़े बड़े नाम जो हो एक साथ जब थे ना, कासिम उमर साहब और ये सारे, तो उस वक्त चांस मिलता बड़ी मुश्किल से था। लेकिन आज आपने पाकिस्तान की जो है उसको बड़ा इजी बना लिया क्रिकेटर्स के लिए। कोई खिलाड़ी पीएसएल में परफॉर्म करता है, डोमेस्टिक सीजन में एक बार परफॉर्म करता है, वो खिलाड़ी को आप अपॉर्चुनिटी दे देते हैं और इस तरीके से आप उसको अपॉर्चुनिटी दे देते हैं कि क्या मैं कहूँ, आप उसको बिल्कुल जो है आपने अपनी क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने वाले खिलाड़ी को बहुत इजी टास्क ऑफ सिलेक्शन दे दी है कि वो कुछ रन्स करे, वो टीम के अंदर आ जाए, वो लिमलाइट में आए, टीम के अंदर आ जाए। यही हो रहा है। मैं समझता हूँ कि पहले जो है खिलाड़ी डोमेस्टिक में 10-10 हजार रन्स करते थे, इसके बाद आते थे। अब ये जो नौजवान खिलाड़ी है इसने गालिबन 1200 या 1300 रन्स की है, टीम को हिस्सा बना। इससे पहले तो आप देखें एक लंबी खिलाड़ियों की फहरिस्त है, आमिर मलिक हो, साजिद अली हो और नुमानुल्लाह हो, सईद आजाद हो, इनके डोमेस्टिक में 10-10 हजार रन है। किसी को एक ओडीआई मिला है, किसी को ये 2 ओडीआई मिले खेलने के लिए। तो पहले बड़ा टफ कंपटीशन था, अब आपने कंपटीशन जब जितना इजी कर दिया है तो खिलाड़ियों के लिए ये टास्क बड़ा इजी हो गया और जो पाकिस्तान खेल जाता है ना उसके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप देखें ना सिर्फ खिलाड़ियों को ताबिश अगर देखा जाए तो टेस्ट क्रिकेट में फौरी जो मौके देने की हिकमत अमली है, इस पर क्या राय देना चाहेंगे आप? मैं यही कह रहा था मदिया कि देखिए आप जो मुसलसल नौजवान खिलाड़ियों को जल्दी जल्दी डेब्यू करा रहे हैं, वो टेस्ट हो या फिर कोई भी फॉर्मेट हो, वो बड़ा गलत है क्योंकि इन खिलाड़ियों को 8-10 हजार रन तो बनाने थे डोमेस्टिक के अंदर। आपको पता है एक बड़े अच्छे टेस्ट क्रिकेटर थे आबिद अली, शायद आपने नाम सुना होगा, बड़े जबरदस्त बैट्समैन थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया 100 की, टेस्ट में ओडीआई में डेब्यू किया 100 की। पाकिस्तान के उन चंद बल्लेबाजों में से जिन्होंने अपने दोनों डेब्यूज के अंदर 100 की और वो वाहिद पाकिस्तानी बल्लेबाज थे। लेकिन
फिर उनको जो इशू हुआ हार्ट का, और फिर वो जो है गायब हो गए लिपलाइट से, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक के अंदर 10 साल तक जो है वो लगे रहे और उन्होंने वहां रनों के अंबार लगाए। इसके बाद उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली। तो यहाँ ये होना चाहिए, एक जानिब जब आप खिलाड़ी को जिस तरह से लाते हैं ना, उसके साथ इस तरीके से होना चाहिए कि आप उसको इतनी मेहनत करें, उस पर उसको इतना ग्रूम करें, और इसके बाद जब वो आए तो फिर उसको टीम का हिस्सा होना चाहिए। मैं यही समझता हूँ। इस वक्त बड़े एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, वो बात ये कर रहे हैं कि जो खिलाड़ी जिस वक्त परफॉर्म करे तब उसको टीम का हिस्सा होना चाहिए। नहीं, एक मैच्योर लेवल होता है, और जब वो मैच्योरिटी के उस मयार पर आ जाए तब आप उसको टीम का हिस्सा बनाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। ठीक है ताबिश, गर्मी और नमी से भरपूर माहौल में क्या वेस्ट इंडीज की टीम जो है पाकिस्तानी स्पिनर्स के खिलाफ मुश्किलात का शिकार हो सकती है, आपको लगता है? बिल्कुल, गर्मी हो या फिर ये माहौल हो, देखें आप जिसके लिए जैसा मैदान बनाते हैं वहां आपको ही मुश्किल का सामना होता है, और यही कुछ हुआ था। आपको याद होगा पर्थ में भी जब ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तान के खिलाफ जो पिचेस बनाई, तो पहला टेस्ट मैच में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, और जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने वहां बॉलिंग की थी सबको हैरान कर दिया था। तो यही है, आपने अगर पिच ऐसी बनाई है तो आप ये भी ध्यान में रखें कि दूसरी जो टीम आ रही है उसके पास भी बॉलर्स मौजूद है, उसके पास भी हरीफ टीम के पास जो स्पिनर्स हैं वो भी शायद मुश्किल में आपके बैट्समैन को डाल दें। और हमारा तो हमेशा से ये रहा है कि हमारे जो बड़े बड़े बैट्समैन हैं वो फंसते हैं बॉलिंग के हवाले से। आप देखें, बाबर आजम के हवाले से मैं बात करूंगा। बाबर आजम अंदर आने वाली बॉल पर वाया राशिद खान की हो, वाया जफर गौर की हो, वाया किसी भी स्पिनर की हो, इब्रार की क्यों ना हो, उसकी बॉल पर आउट। तो हमारे तो बड़े बैट्समैन जो हैं, बड़े बड़े नाम, वो स्पिनर्स के खिलाफ कमजोरी का उनका जो सामना है उनको हुआ है, और वो चीज बाबर आजम से लेकर रिजवान तक है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखना होगा। स्पिनर्स की तो बात कर ली हमने ताबिश, कुछ हम स्पिन विकेट की भी बात कर लेते हैं। स्पिन विकेट की तैयारी में जो इक़दाम किए गए हैं खसूसी तौर पर, आप क्या समझते हैं कि इस मौसम में किस हद तक मुअस्सर साबित हो सकते हैं हमारे खिलाड़ियों के लिए? मैं कुछ और हतमी तौर पर वर्डिक्ट सामने नहीं रख सकता, लेकिन हाँ मैं इस पर यह कह सकता हूँ कि इस वक्त जो शायद बोर्ड समझ रहा है कि वो पिच फिक्सिंग करके, या फिर जो मैनेजमेंट का इस वक्त प्लान है कि शायद पिचेस को अपने मयार के मुताबिक बना के वो चीजों को हासिल कर लेंगे, तो ये आप अपनी होम कंडीशंस का फायदा उठा रहे हैं। ये खुशाइन बात है, दुनिया में की हर टीम भी करती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जनूबी अफ्रीका में खेल कर आए, वहां किस तरीके से आपने खेला, आप दूसरी टीमों के खिलाफ दूसरे मकामात पर खेले, वहां क्या आपकी हिकमत अमली थी। तो ये सारी वो बातें जिस वक्त आप जब अवे सीरीज खेल रहे होंगे वो आपके लिए बड़ी इम्तिहान वाली होंगी, और उस वक्त आपका टेस्ट केस होगा। ये तो आपने कोई बड़ा इम्तिहान नहीं दिया है। आप शायद अपने स्पिनर्स को जो शायद आपके कंडीशन में बड़े अच्छे हैं उनको यहाँ यूज कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपने फास्ट बॉलर्स को यूज कर रहे होंगे तो फिर फास्ट बॉलर्स की जो एक बड़ी खेप आज से 1-1.5 साल पहले दिखाई देती थी, वो खेप जो सुखड़ती हुई दिखाई दे रही है, और फिर इसमें बड़े चंद नाम दिखाई दे रहे हैं, और उनमें से भी जिन खिलाड़ियों में ज्यादती हो रही है, मैं तो हैरान हूँ। मोहम्मद अब्बास जो विकेट लेकर जो है एक मैच को जिताने के करीब लाते हैं, उनको आप जो है गायब कर देते हैं, तो ये तो ज्यादती है। ये तो उस परफॉर्मर के साथ ज्यादती है जो इतनी मेहनत करता है, जो इतनी कोशिश करता है। और आपको मैं बताऊं, शायद आपका इदराक ना हो, लेकिन अब्बास जो है वो साल में 3-4 माह तो यूके में मौजूद होते हैं, वहाँ काउंटी खेल रहे होते हैं, फिर पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीजन की जो है उसको बड़े वैल्यू देते हैं, और यहाँ आकर उसको खेलते हैं, और वहां भी विकेटों कि जो लेने का सिलसिला उसको जारी रखते हैं। 92 की चैंपियन कप्तान जो है उनसे ज्यादा उनकी विकेटों का रिकॉर्ड अब उनका हो गया है। तो ये तो ज्यादती है ये अब्बास के साथ, और आपको अब्बास को खुल मौका देना चाहिए मेरे नजदीक। ठीक है ताबिश, आप हमारे साथ ही रहिए, कुछ पिच का हाल भी जान लेते हैं। वहाँ से हमारे ब्यूरो चीफ मुल्तान इमरान अरशद हमें ज्वाइन किया है। इमरान बताइएगा मौसम कैसा है मुल्तान का, और 10:30 बजे का जो मैच का वक्त मुकर्रर है, मौसम को देखते हुए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, मैच कब तक शुरू होने जा रहा है? देखें, मुल्तान का जो मौसम था वो पहले कल तक बड़ा साजगार था, धूप भी निकली हुई थी, लेकिन अचानक रात जो है वो धुंध आ गई, और इस धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ और विजिबिलिटी भी कम हुई, और जिस तरह से मैच का जो शेड्यूल है वो भी थोड़ा सा मुतासर हुआ है। और ये जो मैच अभी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ताखीर का शिकार होगा, ताहम 9:30 बजे तक जो है वो दोबारा ग्राउंड का जायजा लिया जाएगा और मौसम का जायजा लिया जाएगा, और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि मैच जो है वो अपने मुकर्रर वक्त पर शुरू किया जा सकता है या नहीं। अभी तक जो है
मौसमी सूरत हाल देखी जाए तो धुंध बरकरार है और सर्दी की शिदत में भी यहाँ पे खासा इजाफा हुआ है रात से, जिसके बाद मैच का शेड्यूल जो है उसको जो है वो मुतासर। तो सर्दी बहुत ज्यादा है, मैच बड़ा अहम है और आप कह रहे हैं कि धुंध भी छाई हुई है, तो क्या मुल्तानी निकले हैं घर से? जो क्रिकेट के शायकीन हैं इनका जोशो खरोश कैसा है, कितने लोग पहुंचे हैं? देखिए सर्दी का सीजन है, अभी शायकीन जो है वो आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छा एहतमाम किया गया। उनकी पार्किंग के लिए स्पेशल बस शटल सर्विस चलाई गई है जो उनको पार्किंग से लेके जो है वो स्टेडियम तक लेके आएगी। ताहम मैच शुरू होने से पहले अभी इतनी गहमा गहमी नहीं है। अगर सूरज खान के अंदर निकल आता है और मौसम की सूरत हाल बेहतर होती है तो शायकीन क्रिकेट भी जो है वो जौक दर जौक आएंगे यहाँ पे मैच देखने के लिए। ये अचानक मौसम की तब्दीली जो है तो शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी साबित नहीं हुई, क्योंकि शायकीन क्रिकेट ने बड़े प्लान बनाए हुए थे कि मैच को भरपूर तरीके से धूप में बैठ के मुख्तलिफ इंक्लोजर इंजॉय करेंगे, लेकिन धुंध की वजह से थोड़ा सा मसला खराब हो गया। अब देखना होगा कि 9:30 बजे जो है वो दोबारा ग्राउंड का विजिट किया जाएगा और मौसमी सूरत हाल देखी जाएगी। उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि ये मैच है वो कब और कितने बजे शुरू हो। अच्छा, ये भी बताइएगा इमरान कि दोनों टीमों ने इस मैच की कुछ प्रैक्टिस भी की है, इस बारे में क्या बताना चाहेंगे आप हमें? बिल्कुल, दोनों टीमों ने जो है वो अपने अपने कोचेज की निगरानी के अंदर नेट प्रैक्टिस की है और 2 दिन वो इसी ग्राउंड के अंदर जो है उन्होंने प्रैक्टिस की है और मोराल टीमों का हाई है। पाकिस्तानी टीम के अंदर भी जो स्पिनर्स हैं उनको रखा गया और उसके साथ साथ पिच है उसको भी जो है वो ग्रीन हाउस जो है बना के बाकायदा उसको पहले ढांपा गया था, फिर उसको ओपन किया गया ताकि उसके अंदर क्रैक्स आ सके और जो पिच है वो जो बैट्समैन है उनके लिए भी अच्छी हो और उसके साथ साथ जो खास तौर के ऊपर पाकिस्तान ने स्पिनर ज्यादा डाले हैं उनको भी उसका फायदा हो। अब देखना होगा कि जैसे ही मौसम खुलता है तो ये पिच जो है जिस अंदाज से बनाई गई है, क्योंकि ये बिल्कुल नई पिच है और नई पिच के ऊपर देखना होगा कि पाकिस्तानी और वेस्ट इंडीज की टीम की कारकर्दगी क्या होती है, क्योंकि जब इंग्लैंड के साथ मैच था तो एक ही पिच को जो है वो 2 दफा इस्तेमाल किया गया था जिसके ऊपर इंग्लैंड का एतराज था, लेकिन इस दफा जो है बिल्कुल नई पिच है और उसके अंदर क्रैक्स भी डाले जा रहे हैं, ग्रीन इफेक्ट के जरिए घास खत्म भी किया जा रहा है और हर तरीके से कोशिश की जा रही है ये एक सूटेबल पिच हो इस टेस्ट मैच के लिए। ठीक है जी, इमरान अरशद ब्यूरो चीफ मुल्तान हमारे साथ थे। पिच भी नहीं है और मौसम भी कुछ अच्छा नहीं है, धुंध छाई हुई है, सूरज निकलने का इंतजार किया जा रहा है। तमाम क्रिकेटर्स और दोनों टीमों की बात करें तो मोराल काफ़ी इनका अब देखा जा रहा है। ताबिश, अभी जो बता रहे थे इमरान, हमें इस ओवरऑल सूरत हाल को देखते हुए परफॉर्मेंस के बारे में मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या होने क्या जा रहा है इस मैच में? देखिए, आप चाह रही है मैं कोई अच्छी पेशगोई करूं, लेकिन क्रिकेट जो है वो पेशगोई पर चलती नहीं है मदीहा। इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से अगर मैं बात करूं, कल कप्तान से मुतालिक जो पाकिस्तान टीम के टेस्ट कप्तान है उनकी मैं गुफ्तगू मुलाहिजा कर रहा था और उस वक्त उन्होंने इस होम कंडीशंस पर जो है काफी ज्यादा अपने मौसर बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये सीरीज हमारे लिए बहुत अहम है। मैं समझता हूँ ये सीरीज जीतना शान मसूद के कैरियर के लिए बहुत जरूरी होगी, कप्तानी के लिए बहुत जरूरी होगी। इस वक्त दोनों तरफ व्हाइट बॉल हो या रेड बॉल हो, दोनों टीम के कप्तानों को तब्दील किया गया है, लेकिन हाँ, रेड बॉल का जो कप्तान है शान मसूद, उनके लिए माहौल साजगार नहीं है। उनके खिलाफ इस वक्त भी क्रिकेट टीम के अंदर बड़े पैमाने पर लॉबिंग हो रही है। मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ ये कि एक बड़े पैमाने पर बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ी, लेजेंड्स खिलाड़ी नहीं चाहते कि किसी तरह से शान मसूद अपने टास्क में कामयाब हो जाए, तो उनकी कोशिश होगी कि किसी तरह होम कंडीशंस का वो भरपूर फायदा उठाए और बड़े बड़े टेस्ट क्रिकेटर्स और साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स लगे हुए हैं किसी तरह से बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए। यकीनन ये होम ग्राउंड है और होम ग्राउंड का भी फायदा उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया ताबिश मीर साहब, स्पोर्ट तजियाकार हमारे साथ थे, और ब्यूरो चीफ मुल्तान इमरान अरशद, आपका बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। और अभी बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो है इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज 11:30 बजे दिन सुना दिया जाएगा। पाकिस्तान की सियासत में एक नया अहम मोड़ उस वक्त आया जब एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला महफूज किया था।
ये मुकदमा जिसे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा माली रेफरेंस करार दिया जा रहा है, साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के गिर्द घूमता है। ये केस अल-कादिर ट्रस्ट से मुताल्लिक़ ज़मीन के मुबैना गैर कानूनी हसूल और तामीर और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से 140 मिलियन पाउंड की वसूली में मुबैना बेज़ाब्तियों पर मबनी है। इल्ज़ाम है कि यह रकम कौमी खजाने में जमा होने के बजाय बहरिया टाउन कराची के वाजबात की वसूली में एडजस्ट की गई थी। ट्रायल के दौरान नैब ने 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए और अदालत ने मुल्जिमान को अपने दिफा के लिए मुतादिद मौक़े फ्राहम किए। इस केस में 6 मुल्जिमान बैरून मुल्क फरार हैं, जबकि इमरान खान और बुशरा बीबी ने ट्रायल का सामना किया। ये मुकदमा सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सियासी लिहाज से भी इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसका फैसला इमरान खान की सियासी जिंदगी और तहरीक इंसाफ की मुस्तकबिल की क़िमत अमली पर गहरे असरात डाल सकता है। सीनियर तजियाकारों के हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इस वक्त मॉर्निंग शो में आमिर हाशिम खाकवानी साहब सीनियर तजियाकार, उनको हम शामिल करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, दीगर कानूनी माहिरीन से भी रब्ता करेंगे कि इस फैसले को लेकर के, चूँकि ये फैसला 3 बार मौखिर किया गया था और आज मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से 11:30 बजे का टाइम दिया गया है दिन का, और आज ये फैसला सुनाया जाएगा। कानूनी पेचीदगियाँ और अब तक की जितनी भी समातें हुई हैं इस केस को लेकर के, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हमारे नुमाइंदगान से भी हम रब्ता करेंगे क्या इस वक्त शहर इक़्तिदार में सूरत हाल है, और तमाम तर पॉइंट ऑफ व्यू जो है आज अपने मॉर्निंग शो में आपके सामने रखेंगे अल-कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले के बाद पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, और बानी PTI और तहरीक इंसाफ जो एक मकबूल सियासी जमात बनती चली जा रही है, इस पर आइंदा मुस्तकबिल में इसके क्या इस फैसले के असरात मुरतब हो सकते हैं। ओवरऑल सूरत हाल, लेकिन 3 बार इस फैसले को मुअख्खर किया जा चुका है और आज अदालत की जानिब से जो टाइम दिया गया है, आज ये फैसला सुनाया जाएगा और फैसले का इंतजार किया जा रहा है। अल-कादिर ट्रस्ट केस जो कि इस वक्त मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा माली ये मुकदमा बताया जा रहा है, केस बताया जा रहा है, इस केस का अहम फैसला होने जा रहा है। पहले भी ये फैसला जो अदालत की जानिब से, चूंकि 18 दिसंबर को ये फैसला महफूज किया गया था, महफूज शुदा और दस्तखतशुदा जो लास्ट डेट दी गई थी मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से, ये फैसला एहतसाब अदालत के जज की जानिब से ये कहा गया था कि ये दस्तखतशुदा फैसला उनके पास मौजूद है, और ये फैसला जो है वो इस वजह से नहीं सुनाया गया था कि इमरान खान और उनकी अहलिया और उनकी कानूनी टीम जो है वो अदालत में पहुंची ही नहीं थी। हाफिज़ एहसान खोखर साहब सीनियर माहिर कानून हमारे साथ हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपके वक्त के लिए। हाफिज़ साहब, आज ये फैसला जो है एहतसाब अदालत की जानिब से ये सुनाया जा रहा है, बड़ी शिद्दत से इस फैसले का इंतजार किया जा रहा है, क्या लगता है आपको आज फैसला सुना दिया जाएगा, क्योंकि 3 बार ये फैसला मुअख्खर हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदिया, आपका शुक्रिया। बिल्कुल आपने बात ठीक की है कि फैसला जो था वो 18 दिसंबर 2024 को रिजर्व किया गया और उसके बाद इसे 23 दिसंबर 2024 को सुनाया जाना था, लेकिन जज साहब आए नहीं है और नहीं सुनाया गया। और वो बात बिल्कुल मुनासिब उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर लगती है कि दिसंबर का आखिरी हफ्ता जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक सब जगह छुट्टियां होती हैं और फर्स्ट वीक तक होती हैं। अब जब दोबारा उसका फैसले की डेट 6 जनवरी डाली गई तो उसके बाद ये हुआ ये कि जज साहब ने जो पिछली डेट पे एक्सप्लेन किया कि मैं अपनी ट्रेनिंग पे था और लास्ट जो डेट थी जब ये केस फिक्स था तो उस वक्त जो एक्यूज थे वो मौजूद नहीं थे और हमारा जो ज़ाब्ता फौजदारी है जिसके नीचे ट्रायल को मुकम्मल किया जाता है उसके अंदर ये है कि अगर आपने अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट करनी है तो आपका एक्यूज का मौजूद होना जो है वो जरूरी, उनकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। और वो प्रेजेंट जो थी वो जो जेल के अंदर थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो भी नहीं आए, उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली आएगी तो मैं आऊंगा, और उसके बाद उनकी वाइफ भी नहीं आए, लॉयर्स भी नहीं आई, और उस बुनियाद के ऊपर जज साहब ने जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के उन्होंने उसको एडजर्न कर दिया। और अब ये है कि आज जो फैसले की डेट उन्होंने रखी है तो अगर आज एक्यूज नहीं भी आते तो जज के पास अब ये लीगल एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि चूंकि जब एक्यूज मौजूद नहीं है तो मैं जजमेंट को जो अनाउंस नहीं करूंगा। तो आज मुझे लगता ये है कि वो सारी जो फॉर्मेलिटीज थी जो लास्ट डेट पे थी जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 366 CRPC थी उसको मलहूज़े खातिर रखे हुए जज साहब ने इस केस को एडजर्न किया, नहीं तो सारी कंट्रोवर्सी ये चली जानी थी। देखें जी एक्यूज तो आया नहीं है और उसकी मौजूदगी के अंदर जो अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट की गई है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कहा गया था ना हाफिज साहब, बानी PTI की तरफ से उन्होंने कहा कि 11 बजे तक का टाइम दिया गया था अदालत की जानिब से और हमें 9 बजे ये इन्फॉर्म कर दिया गया था कि फैसला जो है नहीं सुनाया जा रहा,
उसकी अगली डेट जो है अनाउंस कर दी गई है अदालत की जानिब से? नहीं मदीहा, इस तरह ये है कि आप देखें कि अदालत का जो टाइम है वो 9 बजे ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है। अब उसके अंदर अगर आप इतना ही एंजाइटी आप रखते हैं कि आप उस फैसले को सुनना चाहते हैं और जिस तरह बार बार ये कहा जा रहा है कि फैसला सुनाया जाए तो फिर आप अदालत के अंदर आ जाते, 9 बजे आ जाते, ताकि कोई एक एक्सक्यूज हो ना करता कि जी मैं बैठा हुआ था और जज साहब ने उसके अंदर डेट डाल दी, या लॉयर्स जो है वो पहुंच जाते वहां पे, या जो उनकी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ है वहां पे पहुंच जाती, तो सारी चीजें जो है वो किसी और तरफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाती हैं। क्योंकि हम हर चीज को, जो चाहे जुडिशियल हो या चाहे लीगल मैटर, हम उसको पॉलिटिकल एंगल की तरफ लेके जाते हैं। और आज भी आप देख लें कि सारा कुछ जो है वो कॉन्टेक्स्ट यही दिया जा रहा है कि फैसला आना चाहिए। देखिए एक लॉ का प्रोसेस है। हुई थी उसका टाइम 11 बजे तक का था और हमें ये पता था कि फैसला भी 11 बजे ही सुनाया जाएगा, इस वजह से हम तो अपने मामूल के मुताबिक आ रहे थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मामूल ये है कि जितनी भी चीजें हैं आप किसी भी जगह से पता कर लें, या जितने भी लॉयर ये सारे हैं, कि जब आप अदालत का जो टाइम है उसके अंदर अगर आप ये समझते हैं कि जी इस तरह हो सकता है कि हम हमारे से पहले डेट पड़ जाए, तो आप अपने किसी एसोसिएट को वहां भेज देते हैं, या ये है कि क्लाइंट वहां पे खुद चला जाता है कि जी मैं आ गया हूं यहाँ के ऊपर और अब मैं जो भी आपने टाइम दिया उसके मुताबिक कर लिया जाएगा। तो ऐसा कोई रिटर्न ऑर्डर जो है वो था नहीं कि 11 बजे सुनाया जाएगा, सिर्फ एक कन्वे किया गया था। और मेरा ख्याल है कि जब उन्होंने अंदर वाले को कहा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को कि आप आए, तो वो उन्होंने कहा मैं नहीं आऊंगा, लॉयर्स मौजूद नहीं, तो जज ने एक रीजनेबल ऑर्डर, जुडिशियल ऑर्डर किया। इसकी कोई ऐसी लीगल कंट्रोवर्सी नहीं है और उस कंट्रोवर्सी से अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने अपने आप को बचाया है, कि जिसके अंदर ये था कि अगर जजमेंट अनाउंस कर दी जाती है, आपको याद होगा हुमायूं दिलावर साहब ने एक जजमेंट अनाउंस की थी और वो एक्यूज की प्रेजेंस के अलावा की थी, तो उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। देखें जी ये तो जजमेंट ही गलत है और हमें मौका नहीं दिया गया। हालांकि उस वक्त जो थे वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाहौर के अंदर अपने घर के अंदर मौजूद थे, तो अब लाहौर के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर आप डिस्टेंस देखें तो ये एक सारा कॉन्डक्ट तो है जिसकी तरफ जज ने जो है उसको अपने आप को रिस्ट्रेन किया है और अपने आप को एक अननेसेसरीली जो है वो एक कंट्रोवर्सी से बचाने की कोशिश की है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा ही पेचीदा सा एक वो कानूनी पॉइंट जो है, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि अगर वहां पर नहीं पहुंचे थे इमरान खान, क्योंकि केस जो है इसमें वही मुल्जिम है, मुल्जिमान अगर नहीं पहुंचते हैं और महफूज शुदा फैसला जो है वो जज के पास मौजूद होता है, दस्तखत शुदा, महफूज शुदा, तो मुल्जिमान नहीं पहुंचते तो फैसला नहीं सुनाया जा सकता? नहीं मदीहा, बिल्कुल सुनाया जा सकता है और कानून यही कहता है कि जज सुना सकता है और इस बुनियाद के ऊपर कि एक्यूज प्रेजेंट नहीं है, वो जजमेंट जो है कानून के मुताबिक ही रहेगी, वो इलीगल करार नहीं दी जाएगी। लेकिन वहां के ऊपर एक ऑप्शन ये है कि जज को ये चाहिए कि मेक श्योर कर ले कि एक्यूज का प्रेजेंट हो, चूंकि उसके आगे जो एक सेक्शन है 371 CRPC, उसके ये है कि अगर कोई जज अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट करता है तो वो जो फैसला लिखा है जिसकी तरफ आपने इशारा किया उसकी कॉपीज तो किसको डिलीवर करनी है ना, वो प्रोसिक्यूशन को भी करनी है, वो एक्यूज को भी करनी है। और उसके बाद ये है कि एक्यूज का या प्रोसिक्यूशन का ये राइट है कि उसे नेक्स्ट फोरम के ऊपर जाके उसको चैलेंज कर ले। तो अब ये है कि चैलेंज करने की तो बात भी कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं फैसला आज चले, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपके लिए वक्त के लिए। हमारे साथ कानूनी माहिर मौजूद थे और अभी हमें ज्वाइन किया है जी आमिर हाशिम हाकमानी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं आप। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। आज अहम केस का फैसला होने जा रहा है। आमिर हाकमानी साहब क्या इस फैसले के बारे में कहते हैं, क्योंकि 3 बार ये फैसला मौखिर किया जा चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है अभी भी कि शायद ये आज फैसला सुनाया जाता है, आज फैसला सुना दिया जाएगा? आज भी अगर नहीं सुनाया आज भी नहीं सुनाया जाएगा तो ये बहुत मजाक बनेगा। 3 बार ये जो पोस्टपोन हुआ है उसकी कोई ऐसी रीजन नहीं है, ऐसी वजह नहीं है जिसपे हुआ। और वो हम सब जानते हैं कि क्या यहाँ पे बातें होती रही हैं और लग ऐसे रहा है जितना ये कि पैसे टैक्टिस के तौर पे पोस्टपोन हो रहा है और मुलाकात के साथ इसको लिंक किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल से पहले ही इस फैसले के बारे में, वैसे तो सच्ची बात तो ये है अभी तक जितने भी फैसले हुए हैं उन सब पे बहुत सीरियस किस्म के कंसर्न आए हैं और इस तरह के कंसर्न आए हैं कि भाई और सारे ही फैसले अभी तक जितने भी हो चुके हैं इमरान खान के खिलाफ, सारे ही हाई कोर्ट से मतलब बिल्कुल वो उनके हक में गए, हक में गए, ये इस्लाम होगी है जब उनको बरी कर दिया गया। तो अभी ये जो फैसला है इस फैसले का आगे मुस्तकबिल तो पता नहीं हाई कोर्ट में क्या बनता है, लेकिन उस पर शकूक और कह लें कि वो अभी जितना हो चुके, अगर आज भी अगर ये सुनाया जाता तो सबसे मेरा ख्याल बेहतर है कि जज साहब ना ही सुनाए बस उसको, रहने दे केस को। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है।
अच्छा हाकमानी साहब, लास्ट टाइम तो जज साहब की तरफ से कहा गया कि वो अदालत में पहुंचे ही नहीं है, मुल्जिमान उनकी लीगल टीम नहीं पहुंची है, इसकी वजह से ये फैसला जो है अब हम अगली डेट उसकी अनाउंस कर दी गई, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनकी बानी का ये मौक़िफ़ सामने आया कि भाई मामूल में तो यही होता था कि 11 बजे इसकी हेयरिंग होती थी और फैसला चूँकि महफूज शुदा था तो हमें पता था कि 11 बजे अदालत की जानिब से 11 बजे का टाइम भी दिया गया था, और फिर 9:30-10 बजे के करीब उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि नहीं फैसला आज नहीं सुनाया जा रहा है, अगली डेट को सुनाया जाएगा। देखिए ये अजीब बात है, जैसा पहुंचते भी हैं तो वो 1-2 घंटे और बैठ जाते तो समझ से बाहर है। और वैसे भी देखें एक फैसला महफूज कर दिया गया है और उसके बाद फैसला महफूज करके जब डेट है तो फैसला लिख के लाया गया, जब लिख के लाया गया तो उसे सुना देना चाहिए ना। फिर उसमें क्या है, उसमें रुकावट क्या है, क्योंकि फैसले के लिखने में क्या उसमें कुछ कमी है, ऐसी तो नहीं है। तो जब जैसे जाके फिर वो उठ जाए और फिर चले जाए, वो उससे मैं तो हम जजेस का और अदलिया का दायरा एहतराम करते हैं और हम नहीं चाहते किसी की ऐसी बात हो, लेकिन ये बहुत ही क्या कहें उसकी क्रेडिबिलिटी फैसले की आने से पहले ही नहीं है, और मेरा ख्याल है किसी को शक भी नहीं है। आपको, मुझे, हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं या जो ये सुन रहे हैं, सबको पता है कि फैसला क्या हो। किसी फैसले में, किसी अदालती फैसले के सुनाए जाने से पहले अगर सबको पता हो फैसला क्या होगा। और दिलचस्प बात भी ये है कि खासतौर पर हुक्मरान जमात नून लीग के बहुत सारे वज़रा भी और उनकी हामी व्लॉगर्स भी और यूट्यूबर्स भी हो, पहले से ही बातें बताना शुरू हो जाते हैं कि भाई ये फैसले में ये पॉइंट होंगे, फलां चीज का जवाब होगा, इनको सबको पता है। और सर ये जो अभी लास्ट डेट जो मुअक्कर की गई थी हाकमानी साहब, इस डेट से पहले ही शाम को तमाम टीवी चैनल्स पे, तमाम टॉक शोज में बता दिया गया था, अनाउंसमेंट पहले ही हो चुकी थी कि कल फैसला नहीं सुनाया जाएगा। भाई ये अदालत का फैसला है, अदालत का इख्तियार है, अदालती मामलात हैं, पहले से अनाउंस किस तरह से किया जा सकता है? इतना सेंसिटिव मामला है ये। यही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर जज साहब कहना सुनाना है तो कौन रोक सकता है उनको? तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। इससे पहले भी देखिए जो केसेस हुए हैं खानसाब पे, उनमें हाई कोर्ट में बात की गई कि इनकी शाम तक, रात 9 बजे तक, 10 बजे तक इनकी कार्रवाई चलती रही, तो जजेस बल्कि इसका मजाक ही उड़ाते रहे उसका और दर्ज भी करते रहे हाई कोर्ट के आला दिलिया में भी। ऐसा कैसे हो सकता है? पाकिस्तान में किसी और केस में ऐसा नहीं हो रहा, वहाँ पे हर एक में अदालती टाइम भी आपको पता है 4 बजे तक होता है, तो ये 8-9 बजे तक, 10 बजे तक क्यों ऐसा हो रहा है? तो अभी भी इस तरह के केस में भी, इसमें भी बहुत सारी खामियां, बहुत सारे नकायस ऑलरेडी मौजूद है जो लोग बुलाना चाहिए था उसको शामिल नहीं किया गया। नेशनल क्राइम एजेंसी को शामिल करना चाहिए था, पता नहीं कि वो शामिल नहीं हुई। मलिक रियाज इसके फ्री किया, अहम फ्री किया, वो भी कोई शामिल, और बहुत कुछ इसमें फैसले में पहले ही देखिए बदतमीजी सारा जो प्रोसेस चल रहा है इसमें पोलिटिकली मोटिव ज्यादा है, पोलिटिकली तौर पे केसेस चलते हैं पाकिस्तान में। और ये माजी में भी ऐसा होता है, ये आज नहीं हुआ, माजी में किए मिलन के खिलाफ भी ऐसा रहा, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी ऐसा होता रहा। हम जानते हैं राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो केस बनाया गया था वो बिल्कुल जाली था, झूठा था, तो साबित हो गया। और सबके वज़रा उसके हक में बातें करते थे, और उसमें मियां नवाज शरीफ साहब पे केसेस और बहुत सारा कुछ इससे पहले भी बेनजीर भुट्टो साहब के खिलाफ 19 में आप चले जाए तो ऐसे ही है। जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी सारे, उससे पहले सारे जिनके बाद दिगरे सारे वो रेफरेंस सारे खारिज हो गए। तो अच्छा, इसकी तमाम तर समातों को खाकमानी साहब अगर मद्देनजर रखें आप, तो आप समझते हैं कि जो शवाहिद अब तक अदालत में पेश किए जा चुके हैं वो तसल्ली बख्श रहे हैं, मुतमईन रही है तमाम तर हेयरिंग, अब तक जो भी शवाहिद रहे हैं, सूरत हाल रही है? मुझे तो बहुत ही कमजोर केस लगता है। मैं बिल्कुल क्लियर यकसू हूँ कि सियासी बुनियाद पर बनाया गया केस है, इसका कोई जवाब नहीं, ये बहुत कमजोर चीजें हैं इसमें। और जैसे ही हायर कोर्ट में जाएगा, आला अदलिया में जाएगा, ये केस उड़ जाए, ये फैसला जो भी हो। और हम जानते हैं अगर फैसला क्या होना, इनके खिलाफ भी, इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाया जा रहा है। अगर ये फैसला इमरान खान के खिलाफ नहीं सुनाया जाता, आज उनको फ्री कर दिया। आपको भी लगता है कि ये फैसला खिलाफ नहीं सुनाया जाएगा खाकमानी साहब? मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा हो तो ये बड़ा करिश्मा होगा, एक बड़ा वाकया होगा। असल वाकया यही होगा इस साल का या पिछले 10 सालों में। तो फैसला उनके खिलाफ भी सुनाया जाएगा, तो हवाओं का रुख यकसर तब्दील हो जाएगा, फिर तो मामलात में बिल्कुल उलट हो जाएंगे जो बात आप कर रहे हैं। अब आपने कहा ना कि हवाओं का रुख बदल जाए, अब मतलब ये है कि फैसला खान साहब के हक में सुनाया जाए, तब भी यही समझा जाएगा कि ये मुज़ाकरात पीछे हो गए हैं, चीजें हो गई उस बुनियाद पर है। और खान साहब के खिलाफ है तो सुनाया जाए, तब भी यही समझा जाएगा कि चूंकि पीछे जो है चल रहा है तो उनका मकसद इनको सजा देना, ये प्रेशर बिल्ड करना है। तो जब किसी फैसले की दोनों तरफ हवाले से
इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की अगर वो एक की शुबहात हो तो उस फैसले में क्या बचा। मैं तो खाली हमदर्दी करनी चाहिए उन मोहतरम जज साहब से जिन बेचारों को ये फैसला सुनाना पड़ रहा है कि मुश्किल जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। बहुत अनफॉर्चुनेट सब कुछ हो रहा है, इसमें मतलब कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए, अदालतों का एहतराम होना चाहिए, अदलिया के फैसलों का। देखिए दुनिया भर में फैसले का शिद्दत से बहरहाल इंतजार किया जा रहा है और फैसला चाहे खिलाफ आए उनके हक में आए, कहा जा रहा है कि सूरत हाल अक्सर तब्दील हो सकती है। जी आमिर हाकवानी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर तजज़ियाकार। अभी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और अभी हम अपने शो में बात कर लेते हैं मुल्क की तारीख के सबसे अहम और बड़े इस करप्शन केस की, जो कि माली करप्शन स्कैंडल है अल-कादिर ट्रस्ट, जिसके 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से आज मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से आज फैसला आ जाएगा। एहतसाब अदालत आज 11:30 बजे अपना ये फैसला सुनाने जा रही है। कानूनी माहिरीन के साथ भी उनका मौक़िफ़ हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इस समाअत को लेकर तमाम तर इस केस की हियरिंग में क्या होता रहा, शवाहिद जो अदालत में पेश किए जा रहे और जो अदालत में फैसला 3 बार मौखिर किया गया है, आज ये फैसला सुनाया जाएगा। तमाम तरह अमूर पर बात करने के लिए हसन रजा पाशा साहब सीनियर कानूनी माहिर हैं, हमारे साथ हैं। आप बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर आज ये फैसला सुनाया जा रहा है एहतसाब अदालत की जानिब से, फैसला चूंकि 3 बार मौखिर हो चुका है तो इस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानिब से तनकीद की जा रही है। आज भी ये चाहे मगोइयाँ हो रही हैं कि फैसला सुनाया जाता है नहीं सुनाया जाता, आप क्या कहेंगे तमाम तरह इस जो भी होता रहा इस केस को लेकर के? सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि बतौर वकील हमने अपने करियर में देखा है कि ये कोई पहला मौका नहीं है कि केसेस की जो जजमेंट है वो रिजर्व हो जाए और उसके लिए अनाउंसमेंट के लिए तारीखें हों। ये अमूमन होता रहता है क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस है और इसमें जो मुल्ज़म है वो और उनकी अहलिया और दीगर लोग हैं जो कि हाई प्रोफाइल है, तो इसलिए शायद हाइप क्रिएट हुई है कि पता नहीं क्यों एडजर्न हो रहा है, क्यों नहीं फैसला कर पा रहे। बट हमारे हिसाब से ये एक रूटीन मैटर है और अमूमन जो मैजिस्ट्रेट जजेस वो एडजर्न कर देते हैं। बस आप देखिए एक तारीख जज साहब जो है वो तातीलात पे थे, दिसंबर में तातीलात होती है सालाना, तो इस तरह की अगर कोई चीज है तो फिर तो और बात है। लेकिन इसका ये मैं नहीं कि अब पॉलिटिकल चूंकि मैटर है पॉलिटिसाइज किया जा रहा है कि शायद ये कोई लिंक किया जा रहा है जो पीटीआई के और हुकूमत के मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके साथ। मैं समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ जी कि इसको उन मुज़ाकरात के साथ लिंक नहीं किया जाना चाहिए, और अगर इसकी कोई कनेक्शन बन रहा है कि जज साहब इन मुज़ाकरात के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। उनको मुज़ाकरात नहीं देखने चाहिए, उनको ये कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखना चाहिए कि अगर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसका फैसला आपने फैसला करना है उस फाइल, उस केस और उस एविडेंस जो कि आपके सामने है और उसके मुताबिक। तो अब अगर आज हो रहा है तो अच्छी बात है, इसको हो जाना चाहिए। कम से कम ये जो चिमगोइयां हो रही हैं ये खत्म होनी चाहिए। सर बिल्कुल, और यहाँ पर इस वजह से भी कहा जा रहा है ना, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ चूंकि आप कानूनी माहिर हैं, अगर मुल्जिमान ये महफूज शुदा फैसला है, आपको पता है 18 दिसंबर को इसको एहतसाब अदालत की जानिब से महफूज कर लिया गया था और फिर लास्ट जो हुआ है डेट जो है वो अनाउंस की गई थी नई एहतसाब अदालत के जज की जानिब से, उन्होंने कहा कि मेरे पास है इसकी महफूज शुदा और दस्तखत शुदा कॉपी, लेकिन मुल्जिमान चूंकि अदालत में पेश नहीं हुए तो इसी वजह से मैं अगली डेट अनाउंस कर रहा हूँ। तो क्या ऐसा होता है? मुल्जिमान पहले भी तो इमरान खान कहते हैं 2 अहम केसेस में वो नहीं थे और उनके खिलाफ फैसला सुना दिया गया था, तो अब की बार ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए कुछ तजादात हैं, मसलन अगर कोर्ट ने ये टाइम दिया हुआ था कि 11 बजे जैसा कि आज दिया हुआ है और 10:30 बजे वो डेट दे देते हैं तो ये तो ज्यादती होगी, उनको फिर 11 बजे तक वेट करना चाहिए था। और अगर डेट नहीं दी, टाइम नहीं दिया और जस्ट डेट है तो फिर मुल्ज़मान के मुतल्लिक यही तस्वर किया जाएगा कि 9 बजे कोर्ट टाइम है तो 9 बजे वो कोर्ट में हाजिर हो गई थी ना। अभी लास्ट जो जब डेट मौखिर की गई है तो उसमें डेट दी गई थी 11 बजे और ये कहा गया है बानी की पीटीआई की तरफ से और उनकी लीगल टीम की तरफ से कि हमें 9 बजे इन्फॉर्म कर दिया गया था जब हम अदालत पहुंचे हैं कि नहीं अब अगली डेट अनाउंस कर दी गई है।
अगर 9 बजे इन्फॉर्म कर दिया गया था फिर तो कोई बात नहीं है, फिर तो ठीक है, फिर जज साहब का कोई कसूर नहीं है और उनको इतना कुशन देना चाहिए कि वो एक हाई प्रोफाइल केस है। और उसकी एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप सब लोग स्किप कर रहे हैं, इससे पहले जब 2-3 केसेस थे जिसमें साइफर भी केस था और तोशाखाना वाला भी केस था, तो उसमें ये इल्जाम था कि बड़ी उजलत में है, जल्दबाजी में फैसले हो रहे हैं, ये है वो है। और अगर आज बड़े आराम से बड़ा सोच विचार करके और एविडेंस को एवेलुएट करके अगर फैसला किया जा रहा है तो फिर भी आपको इतराज है। तो बात ये है कि दोनों में से कुछ तो किसी पे तो आए कि अगर जल्दबाजी में है तो फिर ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। अगर अभी उजलत में नहीं है और सोच समझ के फैसला कर रहे हैं तो इसको भी आप फिर ऑन करें। तो ये असल में सोशल मीडिया पे इतनी हाइप क्रिएट हो जाती है कि अगर तो फैसला फौरन सुना दिया तो ओ जी बड़ी इनको सजा देने की जल्दी है, और अगर आराम से फैसला सुनाया और ठीक एविडेंस और सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए फैसला सुनाया तो फिर ये एतराज है कि ये तो बड़ा डिले किया जा रहा है। तो ये अपनी पसंद नापसंद को मद्देनजर रख के बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपने देखना है कि कोर्ट का कंडक्ट क्या है। और कोर्ट का कंडक्ट ये है कि बानी पीटीआई और बाकी वकला ने उन पे मुकम्मल एतमाद किया और ये एक से ज्यादा मर्तबा एतमाद किया उन्होंने। तो मैं समझता हूं कि इसको एज इट इज रहने दें, फैसला आने दें, उसके बाद देखेंगे कि क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हसन रज़ा पाशा साहब, माहिर कानून हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और अभी इस्लामाबाद स्टूडियो से जी मेरे साथ मौजूद मेहमान एडवोकेट जाहिद आसिफ साहब ने ज्वाइन किया है और साथ साथ कासिम अब्बासी हैं माहिर कानून, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बात करेंगे एडवोकेट जाहिद अब्बास साहब से। जाहिद अब्बास साहब, ये जो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के लिए कितना अहम इसको आप देख रहे हैं? अच्छा, एक तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मेरा नाम जाहिद आसिफ है, जाहिद अब्बास नहीं है, मेरे नाम की करेक्शन कर ली जाए कि जाहिद आसिफ। देखें, पाकिस्तान के अंदर जी जाहिद आसिफ बिल्कुल जी। इसमें ये देखिएगा कि पाकिस्तान के हिस्ट्री के हवाले से हम देखेंगे और पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से देखें तो बड़े लोगों को सजाएं नहीं होती रही और बड़े लोग जो भी करप्शन करते रहे उनको क्लीन चिट मिलके हमेशा वो इंजॉय करते रहे, वो पावर कॉरिडोर्स में रहे या अदरवाइज। तो अगर बड़ों को सजा किसी माशरे में होती तो उस माशरे से करप्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर माजी में हम जाएं तो माजी में एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हमेशा ये कहते रहे हैं कि मलक रियाज जो है वो सबको नवाज देता है, पैसे देता है, लोगों की जेबें भर देता है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। लेकिन बदकिस्मती से जब हमने देखा कि वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जब खुद पावर में आते हैं तो उसी मलक रियाज से जो है वो गिफ्ट्स भी लेते हैं, पैसे भी लेते हैं, ज़मीनें भी लेते हैं और 500 मिलियन पाउंड का जो है उनको अनड्यू फेवर भी दे देते हैं। और ये उन्होंने मलक रियाज को सिर्फ फ़ायदा नहीं दिया लेकिन पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को तमाम का नुकसान किया है। और 500 मिलियन पाउंड जो NCA ने UK में वो पकड़े थे और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जब उन्होंने इंटीमेट किया तो उन्होंने ऑप्शन दिया कि अगर आप केस चलाते हैं तो 500 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को मिल सकता है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुस्तहकम हो सकती थी, स्टेट मुस्तहकम हो सकती थी, अवाम खुशहाल हो सकती थी, हमारे कर्जा जात पाकिस्तान के उतर सकते थे उस अमाउंट से। लेकिन उस वक्त के हमारे हुक्मरानों ने फैसला किया कि नहीं, हम 500 मिलियन पाउंड नहीं लेंगे। दूसरा ऑप्शन NCA ने दिया था कि फिर 190 मिलियन पाउंड जो है ये जो एक्यूज पार्टी है वो देना चाह रही है पाकिस्तान को। ठीक है। हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट मीटिंग कॉल की, जब उसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया, श्री मजारी और असद उमर ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया कि हमें वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट तो दिखाया जाए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इधर भेजा है या जिसके तहत ऑफर की गई है अमाउंट के हवाले से। तो वो कैबिनेट की मीटिंग बर्खास्त कर दी गई, दोबारा मीटिंग कॉल हुई, लिफाफा ओपन नहीं किया गया, किसी को वो एग्रीमेंट, वो टर्म्स एंड कंडीशंस, वो ऑफर किसी को दिखाई नहीं गई और दैट वाज एक्सेप्टेड बाय द कैबिनेट एज वेल एज बाय द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और जब वो कर लिया गया 190 मिलियन पाउंड, उन्होंने कहा जी ठीक है हम ट्रांसफर कर देते हैं। उन्होंने कहा जी कोई स्टेट का अकाउंट भेज दें, गवर्नमेंट का अकाउंट जिसके अंदर वो 190 मिलियन पाउंड हम भेज सकें। तो उस वक्त की गवर्नमेंट ने मजीद चालाकी करते हुए बजाय इसके कि गवर्नमेंट का कोई अकाउंट देते,
सुप्रीम कोर्ट के अंदर मलक रियाज का बैरियर टाउन का जो अकाउंट खुला हुआ था, फाइन जिसके अंदर उन्होंने पे करना था, वो सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट दे दिया गया, जिसके अंदर 190 मिलियन पाउंड आ गए। और वो 190 मिलियन पाउंड चाहिए तो ये था कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को मिलते, जिससे अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोई काम हो सकता। बजाय इसके वो 190 मिलियन पाउंड वर ट्रीटेड एज फाइन पेड बाय मलक रियाज। और इस तरीके से सिर्फ 190 मिलियन पाउंड का नुकसान नहीं हुआ कि जो एक मुल्जम है किसी केस का, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको ट्रेस आउट किया था थ्रू एनीवे द अमाउंट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंग्लैंड, तो वो सिर्फ उस हवाले से नहीं हुआ, उस बंदे ने खुद वो अमाउंट अपनी एडजस्ट करवा दी पाकिस्तान में। एक तरफ 190 मिलियन पाउंड जो वो पे कर रहा है गवर्नमेंट को, वो बंदा खुद रिसीव कर रहा है, और दूसरा जो बाकी अमाउंट थी 310 मिलियन पाउंड, वो भी पाकिस्तान को नहीं मिली। अब अगर वो जो फेवर दी गई थी उस प्राइम मिनिस्टर ने दी, जो माजी के अंदर तमाम हुक्मरानों को चोर डाकू कहते रहे और ये कहते रहे कि बड़े लोगों को जब तक सजाएं नहीं होंगी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, तो उस बंदे ने भी वो काम किया जो बाकी हुक्मरानों के ऊपर वो इल्जामात लगाते रहे। ठीक है, अब वो सिर्फ देखना है ये है कि वो जो फेवर दी गई थी उस बंदे को जिसने वो इलीगली अमाउंट जो है ट्रांसफर की थी पाकिस्तान से यूके में, तो क्या वो फ्री में दे दी गई थी? नहीं, रिकॉर्ड के ऊपर बातें हैं। नहीं, तो फिर इस सारी हेयरिंग में आप जो कि कानूनी माहिर हैं, आपने बड़ा इसको ब्रीफली आपने इसको सामने रखा है तमाम तर जो केस है, लेकिन इसमें फिर मलिक रियाज जो है वो ये भी तो ऑब्जेक्शन किया जाता है ना कि उनको तो सिरे से शामिल ही नहीं किया गया इस तमाम तर कार्रवाई में। फेवर देने वाला जो है सारा इल्जाम उस पर आ गया, सारी कार्रवाइयां उस पर हुई, सजा भी उसे होने जा रही है। मलिक रियाज की तरफ यहाँ पे स्टैंड करते हैं, जो एनसीए की जो भी जितना भी इसमें किरदार रहा इस केस में, उससे मुतमईन है, आप उस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मलिक रियाज वो भी एक्यूज्ड है इस रेफरेंस के अंदर, बट ही इज नॉट इन पाकिस्तान, सो ही कुड नॉट बी अरेस्टेड बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। बिल्कुल, उन्होंने तो खुद जुर्म किया है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी उनके ऊपर है, और ये नैब के पास अब पावर है मनी लॉन्ड्रिंग की भी, उसको सजा दे दें, तो आप ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है, होंगे वो फेस जो भाग नहीं रहा है, जो यहाँ पे उसको सजा दे दें, जो भाग गए हैं वो सजा से बच जाएंगे। कासिम अब्बासी साहब भी हमारे साथ हैं। कासिम अब्बासी साहब, आप क्या कहेंगे इस तमाम केस की जो हेयरिंग्स हुई हैं इनको लेकर के, क्या वाकई ये फ्री एंड फेयर हो रहा है जो भी हो रहा है और आज सजा होगी? जी, अपेरेंटली जो एलिगेशंस नैब ने रखे हैं और जिनके ऊपर एविडेंस लीड की जा रही है, उस पर बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी है कि इसमें सज़ा होगी। मैं ये चीज़ भी वाज़े कर दूं कि जो नैब के लॉज के अंदर अमेंडमेंट्स आई थी, उसमें फेडरल कैबिनेट के डिसीजंस को प्रोटेक्शन दी गई थी, लेकिन इस केस के अंदर चूँकि सील्ड एनवेलप की बात हो रही है और जो कैबिनेट से अप्रूवल लिया गया, वो उसमें वो मिनट्स भी ना सिर्फ लास्ट मिनट पे उन्होंने उसको एजेंडे का पार्ट बनाया, बल्कि सील्ड एनवेलप में विदाउट डिस्क्लोजिंग के इसके अंदर क्या है उसमें उनसे डिसीजन कैबिनेट से लिया गया। तो इसलिए वो जो प्रोटेक्शन है उसका फ़ायदा भी जो एक्यूज्ड है उनको हासिल नहीं होगा। तो फिर तो सर इसमें तो कैबिनेट के सारे लोग आने चाहिए ना, इसमें तो फिर सबको उस वक्त की जो कैबिनेट थी उन सबको सजाएं होनी चाहिए, सबको सामने तफ्तीश किया जाना चाहिए, मलिक रियाज को सजा होनी चाहिए। फिर एक वाहिद शख्स जिसको कहा जा रहा है कि उसने फेवर दी थी मलिक रियाज को, उसके खिलाफ ये जो है उसको सजा होने जा रही है। बहरहाल सवाल मेरा मेन ये है कि 3 बार इस फैसले को मुअख्खर किया गया है, नहीं सुनाया गया। आज लोग इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आज ये फैसला सुनाया जाएगा। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ये नॉर्मली ये होता है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि जो कोर्ट टाइमिंग्स होते हैं 9 बजे के, उसमें कॉज लिस्ट के अकॉर्डिंगली जब भी बारी आती है कोई मखसूस टाइम फिक्स नहीं किया जाता और उसमें फैसला सुना दिया जाता है। लेकिन लास्ट डेट पे क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया था और उसमें क्योंकि आज भी 11:30 बजे का कहा गया है, 11 से 11:30 के दरमियान ये फैसला कहा जा रहा है कि सुना दिया जाए। बजे का कहा गया बिल्कुल, और आज 11:30 बजे क्योंकि एक्यूज की हाजिरी मुकम्मल होने पर पॉसिबिलिटी यही है कि इसमें फैसला सुना दिया जाएगा। जी ठीक है जी, आप हमारे साथ रहिए, हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल भी जानते हैं। इस वक्त अदालत के बाहर हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है खालिद चौधरी। खालिद, आप बताइएगा क्या सूरत हाल है, शहर इक़्तिदार से इत्तलात क्या आ रही हैं, आज फैसला सुना दिया जाएगा, क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आज फैसला सुनाया जाना मुतवक्को है और यही बेचैनी से सबको इंतजार है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पे बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा होगी या वो बरी होंगे।
अब से कुछ ही देर कबल जो है एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना जो है वो अडयाला जेल पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद जो है वकला टीम का भी इंतजार किया जा रहा है। इस वक्त हम भी मुंतजर हैं कि हमें भी अडयाला जेल अंदर ले जाया जाएगा और अदालत में आज समाअत के दौरान जो है ये फैसला सुनाया जाएगा। 10:30 होने वाले अदालत में कौन कौन पहुंचा है? पीटीआई की लीगल टीम, यहाँ पर वकला क्या देख क्या रहा है? अभी कौन पहुंचा है अदालत, कौन नहीं पहुंचा है, इस बारे में अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त काबिल जिक्र कोई जो है शख्सियत यहाँ पर नहीं पहुंची है पीटीआई की जानिब से, और वकला भी हम देख रहे हैं कि उस तरह अभी नहीं पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि रास्ते में है और कुछ ही देर में वो भी अडयाला जेल पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी तकरीबन 5 मिनट कबल ही जो है एहतसाब अदालत के जज भी यहाँ पहुंचे हैं। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर आपको बताते चलें कि 35 गवाहान के जो है बयानात कलमबंद किए गए थे और उन पर जो है फरीकैन वकला ने जरा भी की थी, जिसके बाद जो है अदालत ने ये फैसला महफूज किया था और इस वक्त जो है एहतसाब अदालत ये फैसला सुनाने की तैयारी में है और तवक्को की जा रही है और उम्मीद है कि आज जो है रेफरेंस का फैसला सुना दिया जाएगा। ठीक है खालिद, आप बता रहे हैं कि अभी 10:30 होने के करीब है, अभी तक अगर कहा जाए तो कोई भी लीगल टीम या आप नहीं देख रहे हैं कि ऐसा कोई बंदा जो है अभी अदालत में पहुंचा हो। 11 से 11:30 बजे तक का टाइम है, कहा क्या जा रहा है, इत्तलात क्या आ रही हैं? आप चूंकि शहर इख्तियार में मौजूद हैं, आज फैसला हो जाएगा या आज भी मुअख्खर हो सकता है? जी, आज कभी इम्कान है कि जो इस रेफरेंस का फैसला जो है सुना दिया जाएगा और अभी जो है कुछ देर में वकला का जो है यहाँ पहुंचने का जो है देखा जा रहा है, क्योंकि जराए कह रहे हैं कि वो भी इस वक्त रास्ते में है। अदालती अमले ने कल ही उन्हें आगाह कर दिया था और इस हवाले से जो है एहतसाब अदालत के जज भी यहाँ पहुंच चुके हैं और बताया गया था कि 11 बजे के करीब ये जो है फैसला सुनाया जाएगा। और इस वक्त जो है मीडिया की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि अडयाला जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं और डॉल्फिन फोर्स भी तैनात है और इस वक्त तमाम सूरत हाल के पेश नजर कहा जा सकता है कि आज जो है फैसला सुना दिया जाएगा। तो क्या पीटीआई के कोई कारकुनान या कोई इस तरह की सूरत हाल देख रहे हैं आप अदालत के इर्द गिर्द? चंद जो है खवातीन को देखा है हमने जो वकला ही हैं शायद, और उन्होंने वही लिबास पहन रखा है, वो जेल की हदूद के करीब ही मौजूद है। इसी तरह कुछ और लोग भी हैं लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं है। बहरहाल वो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो वकला टीम है पीटीआई की वो अभी तक हमें यहाँ दिखाई नहीं दी। यही जराए बता रहे हैं कि वो इस वक्त रास्ते में है और किसी भी लम्हे वो अडयाला जेल पहुंच सकते हैं। ठीक है जी, खालिद चौधरी इस वक्त अदालत के बाहर हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे थे। हमारे नुमाइंदगान और हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान कानूनी माहिरीन और हम पॉलिटिकल व्यू भी लेने की कोशिश करेंगे इस तमाम तर अहम केस का, क्योंकि तारीख का ये करप्शन का एक बड़ा स्कैंडल है जिसका आज फैसला होने जा रहा है, जो कि एहतसाब अदालत की जानिब से 3 बार मौखिर किया जा चुका है और आज की डेट अनाउंस की गई है। देखना ये है, तमाम तर अमूर आपके सामने रखेंगे, इस फैसले को लेकर के तमाम तर अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक न्यू पाकिस्तान और मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो पैनल पर मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं, एडवोकेट जाहिद आसिफ साहब हैं, कासिम अब्बासी साहब हैं, माहिर कानून हैं। आप दोनों के वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। और आज मुल्क की तारीख का एक अहम केस जिसका इंतजार शिद्दत से किया जा रहा है, जिसका फैसला होने वाला है। एहतसाब अदालत के जज अदालत में पहुंच चुके हैं और अभी कुछ ही देर बाद ये फैसला जो है ये सुना दिया जाएगा। तो कानूनी माहिरीन से हम जानते हैं, जाहिद आसिफ साहब आपसे मैं जानना चाहती हूँ, क्या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर जो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ाम हैं साबित होने के लिए जो शवाहिद थे जो अदालत में अब तक की तमाम समातों में पेश किए जा चुके हैं, वो काफी थे? जी, इसमें मदीहा मैं कहूँ, जैसे मेरे दोस्त कासिम अब्बासी ने थोड़ी देर पहले कहा है ना कि वैसे तो जो अमेंडमेंट आई हैं नैब्स में उसमें इम्यूनिटी हासिल हो गई थी कि कैबिनेट के जो डिसीजन हैं उसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकेंगी। लेकिन ये जो केस है इमरान खान का, इसके अंदर ख़ास बात यह है कि कैबिनेट का डिसीजन तो जो है वो बगैर कोई लेटर, बगैर कोई कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस देखे जो है वो ज़बरदस्ती दिया गया है। जैसे मैंने पहले गोश गुजार किया आपको कि जब पहली कैबिनेट की मीटिंग होती है तो उसके अंदर वो इन्वेलप ओपन नहीं किया जाता और कैबिनेट को ये कहा जाता है कि आप एग्री कर जाएं और इस पर अपनी जो है कॉन्सेंट दे दें कि दिस डिसीजन कुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो उसके ऊपर 2 हजरात ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया था, जिसकी वजह से वो कैबिनेट मीटिंग जो है मौखर कर दी गई थी। अब दोबारा जब कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है तो उसमें प्रेशर वाज एक्सर्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर
उसके अंदर भी वो इनवेलप ओपन नहीं हुआ, जो डिसऑनेस्टी को, क्रिमिनलिटी को, इंटेंशन को जो है शो करती है कि भाई हम लोग किसी को फेवर देना चाह रहे हैं अगेंस्ट सम कंसिडरेशन, और वो कैबिनेट के इल्म में भी नहीं था कि वो कंसिडरेशन क्या है। अब पहले तो वो कैबिनेट का जो डिसीजन है तमाम प्राइम मिनिस्टर ने जो ज़बरदस्ती उनसे लिया था उस वक्त के बगैर लिफाफा खोले, और वो उसके ऊपर उनकी कॉन्सेंट आ गई तमाम की कि ठीक है दिस डिसीजन कैन बी टेकन, ठीक है, और अमाउंट कुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्रिटिश टू पाकिस्तान। अब उसके बाद ये है कि क्रिमिनलिटी को मजीद कैसे इफेक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस जो है केस के मिलाते हैं या नहीं मिलाते, उसके हवाले से हम उसके फर्दर आगे देखते हैं। ठीक है कि अल कादर ट्रस्ट के नाम पे ट्रस्ट बनाया गया, बुशरा बीबी ट्रस्टी बन गई, उसकी 460 कनाल जो जमीन है वो उस अल कादर ट्रस्ट के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। दैट मीन कंसिडरेशन भी आ गई। और दूसरा जो है इस्लामाबाद के अंदर 240 कनाल शायद जमीन है जो फरत गोगी के नाम पे ट्रांसफर हुई। फरत गोगी जो है वो मदीहा तालीमी इदारा बनाया गया था, वो तालीमी इदारा नहीं बनाना चाहिए था, आप ये कहना चाह रहे हैं? उनकी जेब में तो नहीं गई रकम, तालीमी इदारे बिल्कुल बनाने चाहिए, लेकिन मुझे अपने पैसे से या चंदे के पैसे से बनाना चाहिए। क्रिमिनल जो है क्रिमिनलिटी के साथ नहीं बनाना चाहिए। ये एक मनी लॉन्ड्रिंग की जो अमाउंट है वो किसी को दे के हम उससे फायदा लेके हमें तालीमी इदारे के लिए या किसी ट्रस्ट के लिए पैसे नहीं लेने चाहिए। और वो देखना ही है कि वो अमाउंट जो है वो अल कादर ट्रस्ट के नाम पे जो वो प्रॉपर्टी ली गई है, जो अमाउंट तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट पे पड़े हैं ना, ये तो बड़ा एक जेवरात भी लिए गए, बड़ी आसान और बड़ी आसान सी और सादा सी बात है। ये वो 190 बिलियन पाउंड जिसकी आज सजा का फैसला होने जा रहा है, महज फेवर की अगर आप बात करते हैं उन 2 कैबिनेट मेंबर्स को अगर निकाल दें तो बाकी सबको फिर शामिल तफ्तीश करना चाहिए। पॉइंट बड़ा सादा सा है, सिंपल सा है, जो कि इस बात का मेरी आप जवाब नहीं दे रहे हैं कि मलिक रियाज नहीं है, कैबिनेट के बाकी मेंबर्स नहीं है, उन 2 मेंबर्स को जिनका उनको निकाल करके सिर्फ एक शख्स के हवाले से आज इस केस का फैसला आने जा रहा है। बहरहाल कासिम अब्बासी साहब, आप क्या समझते हैं कि नैब की तहकीकात और कार्रवाई को किस हद तक शफाफ और कानूनी मयार के मुताबिक अब तक जो है वो सामने रखा गया है? अगर मदिया, मैं अब्बासी साहब से भी आपने ये सवाल किया था, उससे पहले मैं जवाब दे दूं। आपने कहा कि बाकी कैबिनेट के जो मेंबरान हैं उनको भी एक्यूज रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। उन्होंने बगैर कोई चीज देखे कैसे वो उसके ऊपर अपनी कंसेंट दे दी। और लेकिन नैब के उसमें ये भी है कि ये फाइनल रेफरेंस नहीं है, सप्लीमेंट्री रेफरेंस भी आ सकता है इसके ऊपर। ठीक है जी, इस पे मैं वाजे कर दूं क्योंकि ये उस टाइम पे कैबिनेट की इट वाज जॉइंट एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये वाइकेरियस लाइबिलिटी है। और उस टाइम की जो भी कैबिनेट थी जो इस डिसीजन का पार्ट थी, उन्हें भी एज एन एक्यूज्ड इस रेफरेंस में रे किया जाना चाहिए था। और मलिक रियाज, सेकेंडली जो बात हो रही है मलिक रियाज साहब के हवाले से, हाँ, उस पर मैं ये चीज़ वाजे कर दूं कि बिल्कुल एक एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है जो कि पाकिस्तान और यूएई के दरमियान भी मौजूद है, और उसको अगर अप्रोप्रिएट लेवल पे उसमें जो पावर्स और जो लॉ में प्रोवाइडेड है वो एक्सरसाइज किया जाए तो बिल्कुल उन्हें भी वापस ला के, और जो उनके बेटे जिनका इस चीज़ में नाम आ रहा है उन्हें प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं है कि उस बारे में क्या पेशरफ्त हुई है, क्या फॉरेन ऑफिस के लेवल पे इस तरह की कोई दरख्वास्त भेजी गई गवर्नमेंट ऑफ यूएई को, और उस पर फर्दर क्या प्रोग्रेस है, इस बारे में कोई भी चीज़ मंजर आम पे नहीं लाई जा सकी। अच्छा अब्बासी साहब, ये भी बताइएगा, इमरान खान और बुशरा बीबी के वकिला की जो हिकमत अमली थी, आप किस नज़र से इसको देख रहे हैं? क्या मौसर दिफा कर सके हैं वो बानी पीटीआई का और बुशरा बीबी का? आप रिपीट कर सकते हैं, आवाज़ में कोई इशू आ रहा? अच्छा ये बताइएगा, बानी पीटीआई और उनके अहलिया के जो लीगल टीम है, क्या उनका अदालत के अंदर इस तमाम तर हेयरिंग में मौसर दिफा पेश कर सकी है? जी बिल्कुल। अब एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है इसके अंदर, क्योंकि ये केस मेनली डॉक्यूमेंटेड है सारा, इसका कोई प्लॉजिबल डिफेंस मेरे नज़दीक समझ में इससे बालातर है, क्योंकि केस को अगर हम बहुत सिंपल टर्म्स में सिंप्लीफाई कर दें तो मलिक रियाज और बैरिया टाउन को कराची की ज़मीन के उस पे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक फ़ाइन हुआ था। वो फ़ाइन आइदर वे उन्होंने पे करना था। एक सेपरेट ट्रांजैक्शन जिसमें 190 मिलियन पाउंड्स वाली जो ट्रांजैक्शन हुई नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ द यूके, उन्होंने वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देने थे, वो हरगिज़ उस फ़ाइन की अमाउंट में एडजस्ट नहीं किए जा सकते थे। तो ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड केस है। वो उन्होंने ना सिर्फ उसके अकाउंट में एडजस्ट करवाए, बल्कि उसको अगर आप रिलेट करें उन्हीं दिनों के अंदर अल कादर ट्रस्ट वाली जो ज़मीन है वो मलिक रियाज की तरफ से ऑफ़र की गई और जिसके ऊपर उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया।
हरगिज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके लिए जो फाइन के अमाउंट के फंड्स हैं वो यूटिलाइज नहीं किए जा सकते थे। अच्छा, तो क्या अब ये सवाल जो है जाहिद आसिफ साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या वफाकी काबीना की मंजूरी किसी खुफिया मुआहदे को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है, या ये भी अदालती जांच के दायरे में आता है? सॉरी, आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ गई थी। जी, मैं आपसे ये पूछना जी, वफाकी काबीना से रिलेटेड मेरा सवाल है कि वफाकी काबीना की मंजूरी किसी खुफिया मुआहदे को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है, या ये भी अदालती जांच के दायरे में आता है? उसके अंदर देखिए, उसमें उसको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी जो एक वो रखा गया, क्योंकि ये चलें साइफर का जो केस था, साइफर के अंदर तो वो चीज़ें आ जाता है कि उसको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है, लेकिन इस केस के अंदर उसमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता। ठीक है, इसमें आप कह रहे हैं कि इसमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा। ये भी बताइएगा 190 मिलियन पाउंड को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल करना कानूनी लिहाज से कितना जायज़ है या गैर कानूनी है? सॉरी, आप रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज़ नहीं पहुंची। ठीक है जी, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त माहिर कानून जहांगीर जदून साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। जहांगीर जदून साहब, ये मुल्क की तारीख का जो अहम केस है जिसकी 3 दफ़ा जो फैसला है मुअख्खर किया जा चुका है, आज की जो डेट अनाउंस की गई है एहतसाब अदालत की जानिब से बड़ी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है, आपको लगता है आज फैसला आ जाएगा? आज फैसला आएगा और आना चाहिए, क्योंकि जब आप बार बार इसको मुलतवी करते हैं या इल्तवा में रखते हैं तो फिर इस पे क्वेश्चन उठते हैं और शकूक शुबहात पैदा होते हैं। जब आपने केस के आर्गूमेंट सुन लिए, एविडेंस रिकॉर्ड पे जो भी मौजूद है आपने देख ली है, तो उसके बाद जो भी फैसला करना है, चाहे एक्विटल करनी है चाहे कन्विक्शन देनी है, फैसला जरूर आना चाहिए कि ताकि दूसरी पार्टी को मजीद आगे राइट ऑफ अपील एक्सरसाइज करने का मौका मिल सके। ठीक है सर, इसमें एक बड़ा मेन जो सवाल है जो उठाया जा रहा है और बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, इसमें सिरे से इमरान खान साहब और उनकी अहलिया जो हैं तमाम तर कार्रवाई में उन्हीं को शामिल रखा गया है। जो उस वक्त की कैबिनेट थी, कैबिनेट के मेंबर्स को नहीं शामिल किया गया। फिर जो सबसे बड़ा इसमें एलिमेंट है मलिक रियाज, उनको शामिल नहीं किया गया। अगर हेयरिंग की बात करें समातों का, हम तो आप समझते हैं फ्री एंड फेयर हुआ है तमाम तर ट्रायल, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? नहीं, मेरे देखिए नज़र में ऑफेंस तो कमिट हुआ है या मिसयूज ऑफ अथॉरिटी या करप्ट प्रैक्टिस हुई है, लेकिन जो बात आपने की है उस पे भी बात ठीक है कि जिन लोगों ने ये कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी उसी कैबिनेट की एक बंदे की नहीं होती, और जो मेन इसका बेनिफिशियरी था ना उसको लाया गया है, ना उसको अक्यूज बनाया गया है, ना उससे कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई गई है। तो इसमें यह है कि एक पिक एंड चूज जो मुल्जमान थे उनके अंदर की गई है, और एक स्पेशल जो है खास किस्म के मुल्ज़म को टारगेट किया गया है। तो इसमें लाजमी जब हाई कोर्ट में केस जाएगा, अगर कन्विक्शन होती है तो इस पे सवाल उठेंगे कि अगर कैबिनेट का कलेक्टिव फैसला था तो एक बंदा किस तरह रिस्पॉन्सिबल है, या उसके अगर कहने पे किया है तो क्या कैबिनेट के किसी मिनिस्टर से आपने स्टेटमेंट ली है या उसकी एविडेंस रिकॉर्ड हुई है कि उनको को अरेस्ट किया गया है, फिर उन्होंने कोई डिसेंटिंग नोट दिया किसी कैबिनेट के मेंबर ने। तो ये चीज़ें आगे अपील में जाके आएंगी, क्योंकि देखें ना, अगर आप एक केस बनता भी है, ठीक भी बनता है, लेकिन उसका तरीकाकार जो है वो ठीक नहीं करते, तो वो अल्टीमेटली केस से मुल्ज़म बरी हो जाता है। ठीक है। तो ये जरूरी होता है कि जो कानूनी पेचीदगियां हैं या कानूनी प्रोसीजर है उसको पूरा अडॉप्ट करें। ये एक प्रोसिक्यूशन का कोई राइट नहीं होता कि अगर मुल्जमान ज्यादा हैं तो जिसको मर्जी मुल्जम बना लें, वो जिसको मर्जी है छोड़ दें किसी ग्राउंड पे। तो इस पे बात जरूर होगी कि आगे दूसरे मुल्जमान अगर मौजूद थे या नहीं थे तो उनको क्या आपने एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर किया है, मुल्जम बनाया है, नहीं बनाया है, ये सारी चीजें जो है ये केस में कंसिडर होंगी और अंडर कंसिडरेशन आएंगी अपील में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच माहिर कानून जहांगीर जदून साहब आपके वक्त के लिए। और मुअज़्ज़िज़ मेहमान इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ एडवोकेट जाहिद आसिफ साहब हैं, माहिर कानून हैं आप, और बैरिस्टर कासिम अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, मजीद कानूनी पहलुओं को इस केस को लेकर के आपके सामने रखेंगे। आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। और मुअज़्ज़िज़ मेहमान इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ हैं जी एडवोकेट जाहिद आसिफ साहब हैं और बैरिस्टर कासिम अब्बासी साहब माहिर कानून हैं। शामिल गुफ्तगू करेंगे, वाइंड अप की तरफ हम जा रहे हैं, अहम केस का फैसला जो कि अब से कुछ देर बाद आने वाला है। मैं जाहिद आसिफ साहब से जानना चाहती हूँ, जाहिद साहब इस केस में जजेस की 4 बार तब्दीली को आप किस तरह से देख रहे हैं?
जाहिद आसिफ साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है तो बताइएगा, आज इस अहम केस का फैसला आ रहा है, इस फैसले का इंतजार किया जा रहा है जो कि यकीनन अब से कुछ ही देर बाद सुना दिया जाएगा एहतसाब अदालत की जानिब से। जो 4 बार जजेस की तब्दीली की गई है इस केस में, उस पर क्या कमेंट करेंगे, किस तरह से देख रहे हैं इसको आप? देखें मदिया, ऐसे केसेस के दूररस नताइज होते हैं। अगर हम हिस्ट्री में भी चले जाएं, बिफोर डेमोक्रेटिक सिस्टम अगर उसमें भी जाए, तो मैं मिसाल दूंगा इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जब उनके पास एक बड़े कबीले का मुल्ज़म पेश किया गया, उसके ऊपर इल्ज़ाम था, तो सिफारिशें आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि ये कबीले के सरदार हैं, इनको छोड़ दें। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी भी किसी केस में मुल्ज़म होती तो मैंने उसको सज़ा देनी थी, और पहली कौमें इसीलिए तबाह बर्बाद हो गई कि उन्होंने छोटे लोगों को तो सज़ा दी जुर्म की, लेकिन बड़े लोगों ने जब कोई जुर्म किया तो उनको छोड़ दिया गया, इसीलिए तमाम कौमें जो है पिछली वो तबाह हो गई। तो इसी तरह अगर हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी देखें कि जिन मुल्कों में और जिन माशरों में बड़े लोग जिन्होंने कोई जुर्म सरजद किया उनको छोड़ दिया गया, तो वो मुल्क और वो जो माशरे हैं वो तबाह हो गए, वो तरक्की नहीं कर सके, वो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए जी। हमारे अगर हम अपने मुल्क के हवाले से देखें तो पाकिस्तान में भी जो बड़े लोग जुर्म करते रहे हैं उनको सजाएं नहीं मिली, जिसकी वजह से माशरे के अंदर जो क्राइम की शरह है वो बढ़ती रही है। अब ये दूररस नताइज इस केस के होंगे, जो भी फैसला आता है। जो बादियुन नज़र में हम देखें, जो नैब ने एविडेंस कलेक्ट की थी और अदालत के अंदर जो शहादतें पेश की गई हैं उसकी रोशनी में, तो सफिशेंट मटेरियल इज अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड फॉर कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। अगर ये सज़ा हो जाती है तो एक एग्जाम्पल जो है वो बन जाएगी पाकिस्तान के अंदर कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, और अगर कोई शख्स चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो जुर्म करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। और इसी तरीके से पूरे मुल्क में और पूरे मुआशरे में निज़ाम का यकसा जो है निज़ाम वो कायम हो पाएगा। लेकिन अगर तमाम शहादतों के सामने होते हुए भी अगर ऐसे मुल्ज़मान को बरी कर दिया जाता है, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, किसी भी कबीले से हो, किसी भी इलाके से हो, अगर बड़े लोगों को जुर्म करने के बावजूद छोड़ा जाता रहा तो जो निचला तबका है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और बाकी जो लोग हैं वो इस चीज़ से शय पकड़ते हैं कि ठीक है जी उन्होंने जुर्म किया था तो उनको सज़ा नहीं मिली तो हम भी जुर्म कर लेंगे, तो हमें क्या कौन सज़ा दे पाएगा। और अगर ये सिस्टम इसी तरह चलता रहा तो ये मुआशरा तबाह हो जाएगा, मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा, पीछे रह जाएगा। और मैं इसमें करता हूं कि इसके कोई बेहतर नताइज होंगे और हमारी सोसाइटी के लिए और मुल्क के लिए बेहतर फैसला होगा। ठीक है, और यकीनन आप कहते हैं कि सज़ा होनी चाहिए और यही फैसला जो मुतवक्किल भी किया जा रहा है। बैरिस्टर कासिम अब्बासी साहब, आपसे जानना चाहती हूँ, बुशरा बीबी के ऊपर बतौर ट्रस्टी इल्ज़ामात को किस हद तक कानूनी तौर पर काबिल एतबार समझ रहे हैं इस तमाम केस में? मैम, अपेरेंटली जो एविडेंस और जो एलिगेशंस हैं नैब के, इसमें कन्विक्शन के काफ़ी हद तक चांसेस हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ और भी क्लियर कर दूँ कि आप प्री डिटर्मिनेड माइंड के साथ नहीं बैठ सकते। ऑब्वियसली अगर कन्विक्शन होती भी है और अग्रीव पार्टी है, फॉर एग्जांपल अगर इमरान खान साहब को सज़ा होती है तो हाई कोर्ट का जो ऑप्शन है वो उनके पास अवेलेबल है। और हमने ये देखा है कि एपलेट स्टेज के ऊपर अगर ट्रायल कोर्ट ने कोई एरर या फैसला करने में कोई गलती की हो तो वो बिल्कुल जो है हाई कोर्ट उसको सेटिसाइड कर देती है और उसमें एक्विटल के चांसेस भी होते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और वाज़ेह कर दूं कि एक स्पेकुलेशन ये की जा रही है कि शायद जो ऑन गोइंग मुज़ाकरात हैं गवर्नमेंट और पीटीआई के दरमियान, उससे इस फैसले को रिलेट किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोर्ट इंडिपेंडेंटली जो अवेलेबल एविडेंस है उसको सामने रखते हुए ही इस फैसले तक पहुँचेगी। और वो क्योंकि केस मोस्टली डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंडेंट है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स को सामने रखते हुए, क्योंकि इसमें नेशनल क्राइम ऑफ एजेंसी ऑफ यूके भी इन्वॉल्व है और नैब ने जो जितना केस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अवेलेबल है उसमें कन्विक्शन के ही चांसेस। ठीक है जी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान एडवोकेट जाहिद आसिफ साहब थे, बैरिस्टर कासिम अब्बासी साहब माहिर कानून है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और आज इस अहम केस का फैसला जो कि अब से कुछ ही देर बाद सुनाया जा रहा है और एहतसाब अदालत के जज इस वक्त अलियारा जेल पहुंच चुके हैं। इमरान खान की लीगल टीम और दीगर वकला भी वहाँ पर मौजूद है।